प्लीज़ दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें। उन्नति के कमरे में तपस्या और अभिमन्यु सहित उसके सारे दोस्त मौजूद थे। तपस्या ने वहाँ राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह को भी बुला लिया था। वह सब मिलकर प्रताप सिंह से निपटने की योजना बना रहे थे। किसी भी तरह की प्लानिंग करने से पहले अभिमन्यु बोला, ओके, तो सबसे पहले हम 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं और उसी हिसाब से सारे टास्क डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, एक टीम मेरी होगी और एक अभिमन्यु की। उसकी बात पर सहमति जताते हुए गौरव ने कहा, अभिमन्यु और तपस्या की बनती नहीं तो दोनों अलग अलग टीम में होंगे। अब राजकुमारी तपस्या को तपस्या के अलावा और कोई नहीं देख सकता, तो वह तपस्या यानी हमारी टीम में होंगी। मेरी टीम में उन्नति और पार्थ को ले लेता हूँ। हेजल भी मेरी टीम में होगी, अभिमन्यु ने कहा। उसके कहते ही तपस्या गुस्से में बोली, ऐसा करो, तुम गौरव को भी अपने पास रख लो। मैं और राजकुमारी तपस्या राजकुमार महेंद्र के साथ मिलकर अकेले ही देख लेंगे। इसमें गुस्सा करने जैसा तो कुछ भी नहीं है जो तुम मुझ पर भड़क रही हो, अभिमन्यु ने आंखें तरेर कर कहा। गुस्सा करने जैसा क्यों नहीं है? तुम्हें अच्छे से पता है कि राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह को हम देख नहीं सकते हैं। वह सोल है, न कि ह्यूमन। वह हमें गाइड कर सकते हैं। लेकिन तपस्या बोल रही थी। तभी राजकुमारी तपस्या ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, वैसे हमारे पास कुछ दैवीय शक्ति हैं जिनका सामना प्रताप सिंह और उनकी तीनों पत्नियां कभी नहीं कर सकती। उनकी बात सुनकर तपस्या ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सब कोई हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। राजकुमारी तपस्या की बात उन्हें बताते हुए तपस्या ने कहा, राजकुमारी कह रही हैं उनके पास कुछ डिवाइन पावर्स हैं जिनका सामना प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियां नहीं कर पाएंगी। तो फिर हम राजकुमारी तपस्या की टीम में, उन्नति और हेजल ने झट से एक साथ कहा। तुम दोनों मेरी टीम में होंगी, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वो सब आपस में एक दूसरे की टीम में जाने के लिए बहस कर रहे थे। राजकुमार महेंद्र ने राजकुमारी तपस्या से कहा, यह तो आपस में ही बहस कर रहे हैं, क्या ये सब दादा सा और उनकी तीनों रानियों से निपट लेंगे? इन्हें एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है जो हम करेंगे, राजकुमारी तपस्या ने जवाब दिया। फिर उन्होंने तपस्या से कहा, हम जो भी तुम्हें बोलेंगे वह तुम इन सबको बताओगी। अगर सब कुछ तुम लोगों के भरोसे छोड़ दिया तो तुम लोग आपस में ही लड़कर मर जाओगे। तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी और उनकी बात ज्यों की तो उन सबको बता दी। राजकुमारी तपस्या बोली, जैसा कि आप लोगों ने पहले ही निश्चित कर लिया है कि आप लोग 2 जुट में बंटने वाले हैं, तो यह एक अच्छा विचार है। पहले जुट का नेतृत्व अभिमन्यु करेंगे, जिनमें उन्नति और हेजल होंगी। आपको इतनी जल्दी इन सब के नाम भी याद हो गए? तपस्या ने हैरानी से पूछा। तुम लोग जब से इस महल में आए हो, हमारी तुम सब पर नज़र है, तो नाम याद होने ही थे, राजकुमारी तपस्या ने जवाब दिया। फिर वह आगे बोली, दूसरे जुट में गौरव, तुम और पार्थ होंगे। हम तुम्हारे जुट में होंगे। पार्थ का हमारा साथ देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह भी एक चंद्रवंशी है और साथ ही हमारे वंशज भी। उन पर भी उतना ही खतरा है जितना आपके ऊपर। अगर प्रताप सिंह को पार्थ का
हमसे संबंधित होने का पता चला तो वह बेवजह इन्हें मार देंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए। तपस्या ने राजकुमारी तपस्या की सारी बातें फिर से उन सबको बताई। सब ने उनकी बात पर बिना बहस किए सहमति जताई। क्या इन्हें पता है कि मैं भी इन्हीं के वंश से हूँ? फिर मैं इन्हें क्यों नहीं देख सकता या तुम्हारी तरह इनकी बातें क्यों नहीं सुन सकता? पार्थ ने पूछा। हमें इनसे जुड़ना होगा, उसके बाद यह हमारी सारी बातें सुन पाएंगी, राजकुमारी तपस्या ने कहा। फिर उन्होंने अपने हाथ में पहनी अंगूठी पार्थ की उंगली में पहना दी। तपस्या के हाथ की तरह पार्थ की उंगली में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे अंगूठी जैसा कुछ महसूस हो रहा था। वह पहनने के बाद वह राजकुमारी तपस्या को देख तो नहीं पा रहा था, पर उन्हें महसूस कर सकता था। साथ ही वह उनकी आवाज़ भी सुन सकता था। अब ग्रुप्स बन गए हैं, तो हम सबसे पहले प्रताप सिंह की कमियों और ताकत के बारे में बात करते हैं, जो राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह के अलावा और कोई बेहतर नहीं जान सकता, गौरव ने कहा। अगर प्रताप सिंह की कमियों और उनकी सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वह उनकी 3 रानियां, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, तो वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। राजकुमारी तपस्या उन्हें सब बताते हुए बोली। जब सबसे पहले वह बीमारी आई थी तो उनकी तीनों पत्नियों ने उन्हें बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी थी। उन तीनों के जाने के बाद जब तक वह लौट नहीं आई तब तक प्रताप सिंह बहुत उदास थे। कहा जाता है कि उन्होंने खुद की जान तक देने की कोशिश की। उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया था ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले। राजकुमारी तपस्या जो भी बोल रही थी वह पार्थ और तपस्या उन सबको उसी वक्त बता रहे थे। इसका मतलब अगर उनकी तीनों रानियां नहीं रहेंगी तो उनके बिना वह कुछ नहीं होंगी, पार्थ बोला। और उन तीनों को मारने का क्या कोई रास्ता हो सकता है? अभिमन्यु ने पूछा। उन्हें मारने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वह पहले ही मर चुकी हैं, राजकुमारी तपस्या ने जवाब दिया। अगर वह पहले ही मर चुकी हैं तो फिर हम उन्हें कैसे रास्ते से हटाएं? हमें प्रताप सिंह पर फोकस करना होगा, वह तो मर सकते हैं, उन्नति ने सुझाव दिया। आपका सुझाव बहुत अच्छा है उन्नति, लेकिन वह तीनों हमेशा उनके इर्द गिर्द होती है। ना केवल वह तीनों बल्कि कालखोर जिनकी वह लोग पूजा करते हैं, वह भी अपना सुरक्षा चक्र प्रताप सिंह के इर्द गिर्द रखते हैं। उन्हें एक छोटी सी चोट भी नहीं लग सकती, फिर मारना तो दूर की बात है, राजकुमारी तपस्या ने बताया। बहुत कन्फ्यूजन है, तीनों रानियां मर चुकी हैं, उन्हें मार नहीं सकते, प्रताप सिंह को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं देगा, तो फिर हम यह फाइट कैसे करेंगे? ऐसे तो आपको कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, हेजल ने झुंझलाकर कहा। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर होगा, अभिमन्यु ने कहा। फिर हम आपको आज़ादी कैसे दिला सकते हैं? पार्थ ने पूछा। हम आज़ाद ही हैं पार्थ, बस इस महल के काले जादू ने हमें बांध रखा है। अब सब हमारी बात गौर से सुनेंगे, राजकुमारी तपस्या ने गंभीर स्वर में कहा। हमें तीनों रानियों को मारना होगा। हमारे कहने का मतलब है पहले उन्हें ख़त्म करना होगा। हम जानते हैं वह पहले ही मर चुकी है, परंतु उन्हें भी नष्ट किया जा सकता है जब वह तीनों मूर्तियों के रूप में होंगी। राजकुमारी तपस्या के बाद राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, जो भी काली साधना है वह उन तीनों ने की है।
उनके नष्ट होने के साथ ही इस महल पर किया काला जादू टूट जाएगा और प्रताप सिंह कमज़ोर पड़ जाएंगे। वह अपने साक्षात रूप में आ जाएंगे। राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह को कोई सुन नहीं सकता, इसलिए राजकुमारी तपस्या ने उनकी बात को उन सबको बताया। अगर हम उन तीनों मूर्तियों को तोड़ दें तो वह खंडित हो जाएंगी और वह तीनों अपने आप मर जाएंगी, है ना? अभिमन्यु ने कहा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही उन्हें मारने का तरीका है। परंतु वह कोई पत्थर की या किसी पदार्थ से बनी हुई आम मूर्तियाँ नहीं हैं जो हम उन्हें ऊंचाई से फेंक देंगे और वह टूट जाएंगी। वो 21 दिन की काली साधना के बाद जले हुए शरीर की राख से बनी मूर्तियाँ हैं। उन्हें नष्ट करने के लिए हमें उन अपवित्र मूर्तियों को पवित्र गंगा जल में डालकर उन्हें निष्क्रिय करना होगा। उसके बाद उन्हें आग में जलाना होगा और फिर उनकी राख फिर से नदी या पवित्र जल में प्रवाहित करनी होगी ताकि उनसे फिर से किसी तरह की मूर्तियाँ या कुछ और नया बनाया जा सके। कभी सोचा है कि उन तीनों मूर्तियों को नीचे क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि नीचे माता रानी का मंदिर है, उनकी सीमा वहीं तक है। राजकुमारी तपस्या ने उन तीनों रानियों को मारने का रास्ता बता दिया था। भले ही रास्ता कठिन था, लेकिन रास्ता मिल चुका था। सबके चेहरे पर खुशी के भाव थे और उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आ रही थी। और फिर प्रताप सिंह का क्या? उसे कैसे मारा जा सकता है? गौरव ने पूछा। तीनों रानियों के मरते ही उनका काला जादू टूट जाएगा और प्रताप सिंह अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। इसके बाद वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। उनकी उम्र लगभग 1000 साल से भी ऊपर होगी। वह अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे। तब उनके शरीर को जलाना होगा। उनका विधि सहित अंतिम संस्कार करना होगा, जो उनके कुल का ही वंशज कर सकता है, राजकुमारी तपस्या ने बताया। प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों को मारने का रास्ता जानकर सब खुश हो चुके थे। चलो पता तो चला कि हमें आखिर करना क्या है। कम ऑन गाइस, अपने मिशन पर लगते हैं और देखते हैं कि उन तीनों मूर्तियों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अभिमन्यु ने कहा। रुकिए, राजकुमारी तपस्या फिर गंभीर स्वर में बोली। मुसीबत सिर्फ प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों तक ही सीमित नहीं है। महल का काला जादू टूटते ही हम तो आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन साथ ही वह सभी चंद्रवंशी बहुएं भी जिनकी अब तक बलि के रूप में हत्या की गई थी। यह तो अच्छा है ना कि वह सब भी आज़ाद हो जाएंगी, फिर आप सबकी मुक्ति हो जाएगी, गौरव ने जवाब दिया। मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती गौरव। हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना होता है। जब तक यह पंच तत्व में विलीन नहीं हो जाता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती, राजकुमारी तपस्या ने कहा। तो फिर क्या होगा? अगर वह सब बाहर आ जाएंगी तो क्या वह आत्माओं की तरह बाहर भटकने लगेंगी? उन्नति ने मासूमियत से पूछा। वह कोई आम आत्माएं नहीं हैं। उनकी धोखे से हत्या हुई है, उनकी बलि दी गई है, उनके साथ मरने से पहले अत्याचार हुआ है। इतने सालों में उनके बदले की आग और भी भड़क चुकी होगी। वो सब आज़ाद होते ही यहाँ विनाश ला देंगी। उन मूर्तियों और प्रताप सिंह को मारने से पहले उन सभी चंद्रवंशी बहुओं के शरीर को जलाकर वहाँ पर गंगा जल डालना होगा ताकि उनकी मुक्ति हो सके। राजकुमारी तपस्या के पास उनके हर सवालों का जवाब था, परंतु उनका बताया हर रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो सब सुनने और देखने में जितना सामान्य लग रहा था, खतरा उससे कई गुना ज़्यादा था। इतने सालों में तो
उनकी लाशें हड्डियों में बदल चुकी होंगी और हड्डियां भी सड़ गल चुकी होंगी। हमें कहाँ मिलेंगी वह सब? तपस्या ने हैरानी से पूछा। उनकी बलि काल खोर के मंदिर के आगे हुई थी। उनके बाद मंदिर के पीछे बने बड़े से मैदान में उन सबको दफनाया गया। हमारे शरीर को भी वहीं दफनाया गया था, महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा। लेकिन हमें वह मंदिर कहाँ मिलेगा? माँ ने बताया था कि वह प्रताप सिंह की बाहरी सीमा पर बना है, परंतु जब हम आए थे तब वहाँ कोई मंदिर नहीं था। अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्योंकि वह मंदिर वहाँ से विलुप्त हो चुका है। वह जमीन के अंदर है और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता महल में ही बना है, पर हम वो रास्ता नहीं जानते। राजकुमारी तपस्या ने उन्हें बता रही थी। तभी गौरव ने कहा, शायद हम इस जगह को जानते हैं और यहाँ जा भी चुके हैं। याद है हमने तुम्हें बताया था कि हम महल के टॉप फ्लोर पर प्रताप सिंह से मिलने गए थे। हम एक गलत कमरे में चले गए और वहाँ से किसी और जगह पर। उस जगह की मिट्टी काली है और आसपास के पेड़ पौधे भी। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है और एक बहुत बड़ा मैदान है। हो सकता है वो सब भी वहीं दफन हो। हाँ, यह वही जगह है जिनके बारे में आप बता रहे हैं। हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप जिंदा वापस लौट आए। ज़रूर उस वक्त वह सभी जागृत नहीं होंगे, तभी आप बिल्कुल ठीक हैं, वरना उस जगह पर जाने के बाद आसानी से जिंदा लौट पाना मुश्किल है। राजकुमारी तपस्या ने कहा। इसका मतलब हम उस दिन जिस ग्राउंड में थे उसमें उन सभी चंद्रवंशी बहुओं को दफनाया गया है, तो क्या हमें उस जगह वापस जाकर उन्हें जलाना होगा ताकि उन सबको मुक्ति मिल सके? उन्नति ने पूछा। आप सबको नहीं, सिर्फ अभिमन्यु और तपस्या को ही। शादी के बाद वह सब इस कुल से संबंधित हो चुकी हैं। इस कुल का ही कोई व्यक्ति उनका अंतिम संस्कार कर सकता है। तपस्या चंद्रवंशी है तो इस तरह से वह उनके मायके से संबंधित हो गई। इन दोनों के हाथों से ही उनकी मुक्ति हो सकती है। परंतु बोलते हुए राजकुमारी तपस्या रुक गई। आप रुक क्यों गई? आपने बताया क्यों नहीं आगे क्या करना है? तपस्या ने पूछा। क्योंकि वहाँ आपके जाने में बहुत खतरा है। आपको देखते ही वह सब जागृत हो जाएंगी और आपकी खून की प्यासी हो जाएंगी। राजकुमारी तपस्या ने चिंतित स्वर में कहा। उनकी बात सुनकर सब कोई चुप हो गए। जिस तरह से राजकुमारी तपस्या ने उन चंद्रवंशी बहुओं के बारे में बताया था, उससे यह बात साफ थी कि वह सब काफ़ी सारी संख्या में थी और अकेली तपस्या उनसे कभी नहीं निपट सकती थी। वो सब चंद्रवंशी बहुओं से निपटने के बारे में सोच रहे थे। तभी पार्थ ने कहा, क्यों ना तपस्या के बजाय मैं उस जगह पर जाऊं और तपस्या का काम मैं करूं? मैं भी तो चंद्रवंशी हूं। हाँ, सुझाव काफ़ी अच्छा है और ऐसा किया भी जा सकता है। राजकुमारी तपस्या ने पार्थ के जाने की हामी भरी। तो फाइनल रहा कि हमें क्या करना है। अब इन सब को करने के लिए भी एक प्लान बनाना होगा और किसको क्या करना है वह डिसाइड करते हैं, अभिमन्यु ने कहा। राजकुमारी तपस्या और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह के जरिए उन सबको यह पता चल चुका था कि महल में हो रही अनहोनियों को कैसे रोका जा सकता है। अब उन अनहोनियों को रोकने के लिए उन सबको काम पर लगना था और उसी के लिए वह लोग आगे की प्लानिंग करने जा रहे थे। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।